हेलो एवरीवन। फिर से आप लोगों के सामने एक नई कहानी के साथ हाजिर हो गया हूँ। आज का कहानी में होता यूँ है, एक शादीशुदा व्यक्ति दूसरा शादीशुदा महिला के चक्कर में आ जाता है। मतलब उसे जब देखता है तो दिल दे बैठता है। अब उससे मिलने के लिए तड़पता है और मुलाकात भी करता है। और उस महिला को भी ज़्यादा दिन नहीं लगता समझने में आखिर ये व्यक्ति चाहता क्या है, क्यों बार बार उसके घर आना जाना करता है, चक्कर काटता है, बातचीत करने की कोशिश करता है। महिला भी समझ जाती है। अब जब समझ जाती है फिर दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है। और बातचीत जब शुरू होती है तो धीरे धीरे करीब भी आ जाता है दोनों। कहीं ना कहीं महिला भी चाहती थी और ये जो व्यक्ति है वो तो चाहता ही था। और करीब आते आते इतना ज़्यादा करीब आता है कि दोनों के बीच में संबंध भी बनने लगता है, यानी दोनों के बीच में अवैध संबंध शुरू हो जाता है, नाजायज रिश्ता कायम हो जाती है। अब ये रिश्ता जब शुरू हुआ तो धीरे धीरे अब ये चल रहा था। लेकिन जैसा होता है ना, हर मामले में देखा गया है कि किसी ना किसी को तो भनक लगता ही है। और ये व्यक्ति जो है दोपहर के वक्त जाता था, क्योंकि जिस घर में जाता था, जिस औरत से मिलने के लिए जाता था ये व्यक्ति, उस घर में दो बच्चे होते हैं। दो बच्चे दोपहर के टाइम में स्कूल चले जाते थे। उस घर का जो मतलब इस औरत का जो पति होता है कामकाज के सिलसिले में बाहर रहता है, बिजनेसमैन होता है। इसका मौका उठाता था, इसका फायदा उठाता था इस टाइमिंग का। तो ये व्यक्ति जो है दोपहर के टाइम उस औरत से मिलने जाते थे और संबंध बनाते थे। एक दिन ऐसा ही होता है, व्यक्ति जाता है और दोपहर के टाइम संबंध बनाता है। उसी वक्त उसका पति आ जाता है। जब पति आ जाता है तो दोनों को इस हालत में देख लेता है और देखने के बाद उसके पैर तले जमीन खिसक जाते हैं सबसे पहले। उसके बाद गुस्से में एकदम लाल हो जाता है। लेकिन ये दोनों भी उसको देख लेता है, उस व्यक्ति को। जैसे ही उनको देखता है तो जो व्यक्ति मिलने आया था वो तो वहां से फरार हो जाता है। लेकिन जो पत्नी होती है फट से पैर में गिर जाते हैं, अपने पति का पैर पकड़ते हैं, माफी मांगते हैं, रोते हैं। जो मुझसे गलती हो गई, दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगी, मुझे माफ कर दीजिए, पहला और आखिरी बार माफ कर दीजिए। अभी पति गुस्से में लाल था और कुछ चीज की कमी नहीं थी, फिर भी ये औरत जो है ऐसी हरकत कर रही थी। पति बहुत टाइम गुस्से में था और घर में चुपचाप बैठा रहा। पत्नी रोए जा रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, माफी मांग रही थी। आखिरकार व्यक्ति का थोड़ा बहुत गुस्सा ठंडा हुआ। ठंडा होने के बाद वो खुद सोचता है इस बात को, आखिर ऐसी घिनौनी बात को किसको सुनाए और क्या कहे। पति माफ कर देता है, माफी नहीं करता बल्कि उसे समझाता भी, ये देखो हमारे घर में दो दो बच्चे हैं, अगर तुम्हारी इस हरकत, तुम्हारी इस करतूत के बारे में पता चलेगा, क्या तुम उन दोनों को मुंह दिखा पाओगे। पति अपने पत्नी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाते हैं। पत्नी माफी तो मांग ही रही थी, कान पकड़ती है, उठक बैठक करती है, जो आखिरी बार मुझे माफ कर दीजिए, दोबारा मैं उस व्यक्ति से बात तक नहीं करूंगी। पति माफ भी कर देता है और इस बात को छुपा देते हैं, यानी घर का किसी और सदस्य को ये बात नहीं बताता है, क्योंकि इन्हें पता था जो ऐसी बात किसको कहा जाए, खुद का बदनामी होगी, घर का बदनामी होगी और लोगों को पता चलेगा तो लोग थूकेंगे। और दो बच्चों की माँ है और बच्चे लोग को अगर सुनाई देगा तो बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, जिस वजह से ये व्यक्ति इस मामले को यहीं दबा देते हैं। अब सब ठीक हो जाता है। जो व्यक्ति ने ये हरकत किया था अब उसका भी आना जाना बंद हो जाता है, वो कभी आता भी नहीं डर के बारे में। लेकिन कुछ दिन बाद इस घर में तीन की मौत हो जाता है। एक तो उस औरत की मौत होती है, घर का बच्चे का मौत होता है, एक बच्चे का मौत होता है जिसकी उम्र 15 साल होता है, घर का बेटा था। और इस घर का जो ये आदमी होता है, जो औरत का पति होता है, तीनों का मौत हो जाता है। अब मौत जब होता है, एक घर में तीन मौत, कहीं ना कहीं खाली गांव ही नहीं बल्कि उस राज्य में, एक जिला छोड़ो राज्य में सनसनी फैल जाती है, जो एक ही घर में तीन की मौत हो जाती है। पुलिस कार्रवाई करती है, तमाम तरीके का जांच होता है। जांच करते करते जो सच्चाई सामने आता है, इसे सुनने के बाद उस घर में
हर कोई परेशान हो जाता, क्योंकि जिस व्यक्ति के ऊपर ये इल्ज़ाम हुआ, बल्कि साबित हुआ, पुलिस ने खुलासा किया, किसी को यकीन करना मुश्किल था जो ये व्यक्ति ऐसा कर सकता है। क्योंकि ये व्यक्ति को सिर्फ उसी गांव में नहीं बल्कि और भी गांव में ये लोगों का घर घर जाया करता था। कहीं ना कहीं लोग उसको ये व्यक्ति को बुलाते थे, बड़ी इज्जत दिया करते थे। जब उस व्यक्ति के बारे में पता चला, लोगों को हैरानी तो होती है, लोगों को यकीन करना मुश्किल हो रहा था जो ये व्यक्ति ऐसा काम कर सकता है। तो आज इसी केस के बारे में बताऊंगा, इसी मामले के बारे में बताऊंगा। ये मामला कब और कहाँ का है आपको ये भी बताऊंगा। आखिर वो व्यक्ति लोगों को घर घर क्यों जाता था, लोग उनको इतना क्यों मानते थे। तो फिर चलिए जानते पूरा घटना आखिर क्या है। तो जैसे कि मैं अभी तक बता रहा था, ये घटना जो है छत्तीसगढ़ का एक जगह आता है, भाटपाड़ा। भाटपाड़ा दरअसल एक जिला है छत्तीसगढ़ के अंदर, और इसी भाटपाड़ा के जिला के अंदर एक पुलिस स्टेशन आता है, बिरारी पुलिस स्टेशन। बिरारी पुलिस स्टेशन के अंदर बहुत सारे गांव आता है, जैसे होता है ना, बहुत सारे गांव मिला के एक पुलिस स्टेशन होती है। तो वैसे ही एक बिरारी पुलिस स्टेशन के अंदर बहुत सारे गांव आता है। इसी में से एक गांव के अंदर, जो बिरारी पुलिस स्टेशन के अंदर गांव आती है, घटना जो है 11 अप्रैल 2020 की बात कर रहा हूँ मैं। सुबह के वक्त घर के जो मुखिया है, बुजुर्ग इंसान होता है, वो देखता है कि उनका बेटा बिजनेसमैन होता है, जो आज बेटा अभी तक उठा क्यों नहीं। क्योंकि सबसे पहले वो बुजुर्ग व्यक्ति जागता था, घर का मुखिया। तो देखता है कि बेटे के घर बंद है और कोई भी नहीं जागा। पिता के बाद अब बेटा ही उठता था, जो उसको काम काज के लिए जल्दी जाना पड़ता। इस वजह से वो देखता है बेटा अभी तक उठा नहीं, क्या बात है। तो यही एक दो कदम करते करते जो है बेटे का घर तक पहुंचता है, कमरे तक। बल्कि एक ही इलाका में, एक ही एरिया में सब घर था, 3-4 कमरा बना हुआ था। बिजनेसमैन का घर था, अच्छा खासा पैसा वाले थे, बहुत सारे अलग अलग कमरा बना हुआ था। तो एक दो कदम चलते चलते आखिरकार बेटे के दरवाजे तक पहुंचता है। दरवाजे तक पहुंचता है तो दरवाजा खटखटाने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा खुला हुआ था। जैसे ही दरवाजे पे हाथ लगाता है, दरवाजा और थोड़ा ज़्यादा खुल जाता है। जो अंदर का मंजर है, ये देखने के बाद ये जो बुजुर्ग व्यक्ति होता है, इनका पैर तले जमीन खिसक जाता है, डर जाता है। क्योंकि उस कमरे के अंदर उनका जो बेटा है और बेटे का बेटा यानी पोता, 15 साल का पोता होता है। बेटे का नाम होता है यशवंत। यशवंत का जो है लहूलुहान बॉडी उस कमरे के अंदर पड़ा हुआ था। बिल्कुल उसके बगल में उसका पोता प्रताप नाम होता है बेटे पोता का। प्रताप का भी लहूलुहान जो है, खून से साने हुए पोते का भी बॉडी उसी जगह पे पड़ा हुआ था। और बगल में ही उनके बहू के कमरा थे। जब बहू के कमरे में देखता है, बहू को जगाने जाते हैं, तो देखते हैं कि बहू का भी बॉडी उसी हालत में पड़ा हुआ है, खून से लगा। अब इसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। अब ये बुजुर्ग जो व्यक्ति है, इनका दिमाग काम नहीं करता है, कांपने लगता है, चीखता है, चिल्लाता है। चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुन के, इनका एक बेटी भी थी, घर का बच्ची थी, वो भी दौड़ के आती है। सुबह के वक्त थे और आसपास के लोग भी सब चीखने चिल्लाने की आवाज़ से सब आते हैं। धीरे धीरे लोग आते हैं और इस मंजर को देखता है, हर कोई कांप उठता है, क्योंकि घर में 3 लोगों की मौत हो जाती है। पुलिस को खबर दी जाती है, पुलिस आती है। पुलिस आने के बाद इस मंजर को देखता है, कहीं ना कहीं पुलिस का भी रोंगटे खड़े हो जाता है। क्योंकि आखिर ऐसा क्या हो सकता है, क्या दुश्मनी हो सकता है। 2 छोटे बच्चे हैं, एक छोटे बच्चे हैं और पति पत्नी की इस तरीके का मौत का घाट उतरने का वजह पुलिस अब जानना चाहता था। सबसे पहले तो उस जिस जगह पे सब बॉडी पड़ी हुई थी, बहुत सारी टीम को बुलाता है, जैसे फॉरेंसिक टीम होता है, जांच होता है, बॉडी को कब्जे में लेती है, पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है। क्योंकि बॉडी को देख के ही आम इंसान को भी पता चल रहा था जो धारदार हथियार से वार किया गया था। लेकिन पुलिस का काम है बॉडी को कब्जे में लेना और पोस्टमार्टम के लिए भेजना है। पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है और यहाँ पे छानबीन होता है, बातचीत करता है, जो बातचीत करने का लायक रहता है उन लोगों से बातचीत करता है। घर का मुखिया जो है उनसे बात करता है और कहता है जो इस घर का जो 3 मौत हुआ उसके
बारे में पता करता है, जो किसी के साथ दुश्मनी वगैरह वगैरह। तो घर का मुखिया कहता है नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं था, वो तो सुबह निकलता था, शाम को आता था और लंच के लिए दोपहर में आता था। किसी के साथ दुश्मनी तो मेरे बेटे का किया, हम लोग का घर का जितने भी लोग हैं, जितने भी मेंबर हैं, किसी का दुश्मनी नहीं था। इस बुजुर्ग व्यक्ति का दूसरा बेटा भी है, यानी जो व्यक्ति मरा हुआ था उनका भाई लोग भी है, उन लोगों से भी पूछताछ की जाती है, यानी घर के जितने मेंबर हैं आसपास के लोगों से भी पूछताछ किया जाता है। सब लोगों का वही कहना है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस ये लोग सिंपल सा व्यक्ति थे और सिंपल सा परिवार है, किसी के साथ झगड़ा विवाद कभी कुछ नहीं करता है। अब पुलिस भी हैरान हो जाता है, जो किसी व्यक्ति का किसी के साथ लेन देन नहीं, कोई झगड़ा नहीं, विवाद नहीं, फिर भी इस तरीके का मौत हो भी घर के अंदर 3 दिन, क्या लूटपाट के इरादे से। जब लूटपाट का इरादा पहला ही जांच किया तो इसमें भी कुछ पता नहीं चला था। जो घर के सामान तो कुछ बिखरा भी नहीं था, चोरी होने का तो सवाल भी नहीं, और ऊपर से कुछ फोर्सफुल एंट्री भी नहीं था, और उस इलाका में सीसीटीवी कैमरा भी नहीं लगा हुआ था जो इसका जांच करे। आखिरकार इस जो मरने वाला व्यक्ति होता है उसका एक भाई, जो मैंने कहा था भाई लोग भी है, तो एक भाई बताता है जो अक्सर इस घर में एक पंडित आया करता था, पुजारी। जो मरने वाला व्यक्ति है उनका एक भाई है देवेन पुलिस वाले को बताता है, जो हाँ इस घर में जो हमारे घर है, भाई का घर है, बाहर का व्यक्ति कोई नहीं आता था, लेकिन एक पुजारी जो पंडित होता है हर सप्ताह एक दिन पूजा पाठ कराने के लिए आता था। क्योंकि भाई जो होता है, भाई और भाई के परिवार जो है बहुत ही आस्था से वो बिलोंग करता है, यानी पूजा पाठ कराने में बहुत मानता है ये सब चीज़ों को। या हर सप्ताह जब भाई जिस दिन घर पे रहता था, अक्सर तो इतवार को ही बुलाते थे, लेकिन कुछ दिनों से वो पंडित जो है यानी पुजारी जो है आना जाना बंद कर दिया था। तो हम लोग को ऐसे पूछा नहीं जो क्या बात है, अचानक भाई ऐसा आस्था से हाथ क्यों उठा लिया और पुजारी क्यों नहीं आ रहे। क्योंकि जब भी पुजारी आता था, घर में पूजा पाठ होता तो हम लोग का भी घर में प्रसाद भेजा करते थे, लेकिन कुछ दिनों से भेजा नहीं करते। तो पता किया तो जो अभी पूजा पाठ कराना बंद कर दिया भाई ने। तो पुलिस ने कहा अच्छा उस पुजारी का नाम क्या है, तो भाई ने देवेन ने बताया जो रवि शंकर नाम है, लेकिन रवि नाम से ही सब लोग जानते थे उस पुजारी का, और जिस गांव का रहने वाला होता है उस गांव के बारे में भी बताता है। अब उस गांव में जाता है, रवि से बातचीत कर रहा है, रवि ये सब बातों से इनकार कर देते हैं। देखिए साहब, मैं तो बहुत सारे गांव में जाता हूँ और लोगों का बुलावा आता है पूजा पाठ कराने के लिए, हवन कराने के लिए, तो मैं जाता हूँ, जहाँ पे बुलाता है मैं वहीं जाता हूँ, उस घर में जाता हूँ, अक्सर लोग मुझे मानते हैं। लेकिन जब उस रविशंकर से पूछताछ करके पुलिस वाले आ रहे थे, तो उसी गांव में जो रविशंकर होता है उसका गांव में एक व्यक्ति पुलिस वाले से बातचीत करता है, जो सब आप रविशंकर के घर में क्यों आए थे, वो तो एक पुजारी है। अब बुजुर्ग व्यक्ति पूछ रहा तो पुलिस वाले कह रहे हैं जो नहीं, हम लोग का कुछ इन्वेस्टिगेशन है, एक गांव से ऐसा ऐसा हुआ है, आप लोगों को तो पता ही चला। तो व्यक्ति बताता है हाँ पता तो चला है, लेकिन ये जो पुजारी है ये जरा ढोंगी है। तो पुलिस वाले कहते हैं ढोंगी मतलब आप कहना क्या चाहते हैं। तो कहता है कुछ दिन पहले उसी गांव में जिस व्यक्ति की मौत हो गई, उस व्यक्ति ने इसी गांव में, हमारे गांव में, क्योंकि ये रवि शंकर जो पुजारी होता है हमारे गांव, मैं भी इसी गांव का रहने वाला हूँ, गांव में एक पंचायत बिठाया था जिनका मौत हुआ है, और पंचायत में फैसला उस रवि को लेकर हुआ था। पंचायत का, हमारे पंचायत का मुखिया है, मुझे तो इतना जानकारी नहीं है, आप मुखिया से बातचीत करोगे तो रवि शंकर जो है मरने वाला व्यक्ति से कुछ ना कुछ लफड़ा हुआ था, जिसकी वजह से यहाँ पंचायत बैठाया था। अब पुलिस को पहली बार इतना बड़ा हरकत, इतना बड़ा कांड के बारे में किसी के ऊपर ऐसे बातचीत सुनने को मिला है, बात सुनने को मिला, तो पुलिस इस मौके को गंवाना नहीं चाहता था। सबसे पहले रवि शंकर जिस गांव में रहता था उसी गांव में पंचायत बिठाया था, उसी को लेकर। तो उस गांव के मुखिया से उस बुजुर्ग व्यक्ति को कहते चलो गांव के मुखिया से मिलाओ। अब गांव के मुखिया के पास जब जाता है, पुलिस को पूरी सच्चाई बताता है मुखिया, तो किस वजह से जो मरने वाला व्यक्ति है यशवंत ने पंचायत बिठाया है। दरअसल मुखिया बताता है कुछ समय पहले रवि शंकर पुजारी था, तो पुजारी है तो
हर घर में जाता है पूजा पाठ कराने के लिए। लेकिन यशवंत का कहना है उसके घर में जाता था और उसकी बीवी के ऊपर गंदी नज़र रखता था, और जब उसका बीवी मना किया तो ये रविशंकर जो है धमकी देता था, फ़ोन करता था और बताता था अगर तुम मुझसे मिलोगे नहीं तो तुम्हारे लिए खराबी होगा। बस इतना ही काफ़ी था पुलिस वाले के लिए। पुलिस वाले फिर दोबारा उसी टाइम रविशंकर के घर जाते हैं और रविशंकर को पकड़ के थाने ले जाते हैं। अब थाने ले जाने के बाद जो थाने किसी भी व्यक्ति को अगर पुलिस वाले को शक के बिना पर थाने ले जाना पड़ता है तो वहाँ पे किस पोजीशन में पुलिस बात करते हैं और किस हिसाब से बात करता है, जो व्यक्ति जाता होगा उसी को पता होगा। अब थाने ले जाने के बाद रविशंकर के ऊपर सख्ती करता है पुलिस वाले, क्योंकि यहाँ पे 3 दिन मौत हो गया था, लोगों का भी प्रेशर था और मीडिया वाले और वगैरह वगैरह बड़े अधिकारी का भी प्रेशर था, जो पुलिस कर क्या रहे। तो इस वजह से अब पुलिस वाले उस रविशंकर को सख्ती करता है। जब सख्ती करता है तो रविशंकर आखिरकार सच्चाई कबूलता है, अपने मुंह जबानी सब कुछ क्लियर साफ बता देता है पुलिस कर्मियों को। रविशंकर बताता है जो मैं लोगों के घर जाया करता था और इसी बीच जब मैं उस यशवंत के घर जाने लगा पूजा पाठ कराने के लिए। अब जब पूजा पाठ होता था घर के सारे मेंबर, औरतें हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, सभी लोग पूजा में शामिल होते थे क्योंकि छुट्टी का दिन चुनता था उन लोग। लेकिन यशवंत का जब पत्नी महेश्वरी नाम होती है उनका, महेश्वरी जब पूजा में शामिल होती है, बहुत एक तो बन ठन के रहती थी, बहुत ही खूबसूरत थी। यानी इस रविशंकर के कहने के मुताबिक महेश्वरी उसके नज़र में पहली नज़र में वो महेश्वरी को दिल दे बैठता है। पूजा पाठ के बहाने में जो टीका वगैरह लगाया जाता था तो महेश्वरी को भी छूता था, टीका लगाता था। सबके सामने ये सब हो रहा था क्योंकि पंडित है, पुजारी है, टीका लगा रहे हैं। बस यही कुछ दिनों से चलते चलते अब रविशंकर जो है, रविशंकर पंडित महेश्वरी से बातचीत करने लगा, ये सामान लाओ, वो सामान लाओ। इसी बीच कुछ ऐसी बात भी करता था जिसमें महेश्वरी को समझने में देर नहीं लगती, जो रविशंकर आखिर उसे पसंद करने लगा और पूजा के अलावा भी, पूजा के जो सामान के अलावा भी ये कुछ और कहना चाहता था। अभी महेश्वरी समझ जाती है तो जैसे मौका मिलता महेश्वरी भी उनके तरफ देखती है, इशारा होती है एक दूसरे का, और इशारा होते होते फिर दोनों के बीच बातचीत शुरू होता है। एक दूसरे का नंबर ले लेता है। जैसे नंबर मिल जाता है तो अब बाहर जाके आसानी से बातचीत करता है। बातचीत करते करते धीरे धीरे दोनों करीब आ जाते हैं, एक दूसरे को दिल की हाल बयान कर देते हैं। अब करने के बाद दोनों के अंदर बातचीत हो जाता है। अब दोनों मिलना चाहते थे लेकिन घर के अंदर मिलना पॉसिबल होता। इस वजह से महेश्वरी उस रविशंकर पंडित से कहता है, देखो ऐसे दिन में तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ जब बच्चे लोग स्कूल चले जाते हैं, यानी वर्किंग डे में सोमवार से लेकर शनिवार के बीच तुम कभी भी मेरे घर में अगर दोपहर के वक्त आओगे तो तुम मुझसे अकेले मिल सकते हो। रविशंकर ऐसी बात सुनने के बाद अगर उनका कुछ काम भी रहता था, किसी जगह पे पूजा पाठ करने के लिए जाना होता है, कैंसिल कर देता है। वो एक दिन जाता है महेश्वरी से मिलने के लिए, मिलता भी है। दोनों में पहली बार आमने सामने अकेले घर के अंदर दोनों बहुत टाइम से बातचीत करता है, लेकिन उस दिन कुछ होता नहीं, बस दिल की हाल बयान करते हैं। रविशंकर कह तो रहा था जो मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, उसे छूने की कोशिश कर रहा था, उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन महेश्वरी जो है रोक देती है। जब सेकेंड टाइम रविशंकर उस महेश्वरी से मिलने जाता है तो दोनों एक दूसरे को रोक नहीं पाता है और दोनों उसी घर में, यानी महेश्वरी और यशवंत के घर में संबंध बनाने लगते हैं। और संबंध जब बना रहे थे तब इन लोगों को टाइमिंग का पता ही नहीं चला। जो दोपहर हो गया, यशवंत खाना खाने के लिए, लंच के लिए आ जाएगा। दोनों अपनी हवस पूरी करने में लगी हुई थी और इसी बीच जो है यशवंत का एंट्री हो जाता है और यशवंत अपनी आंखों से ये चीज़ देख लेता है। देखने के बाद वहाँ से रविशंकर तो भाग जाता है। रविशंकर कैसे कैसे भाग जाता है, लेकिन यशवंत के पैर में महेश्वरी गिर जाती है, माफ़ी मांगने लगती है, रोने लगती है। काफ़ी टाइम तक माफ़ी मांगती है, आखिरकार यशवंत माफ़ भी करते, जैसे कि मैं शुरुआत में आपको बताया था, और इस बात को छुपा देते हैं। छुपाने के बाद फिर उसके बाद पत्नी को समझाते हैं,
घर में 2-2 बच्चे हैं, और भी लोग हैं, आसपास में हमारी इज्जत है। इस बात के बारे में अगर पता चलेगा तो क्या हाल होगा, क्या घर की कोई हालत होगी, तुम खुद समझो। पत्नी को ये चीज़ समझ में आ जाती, पढ़ी लिखी थी, गलती हो गया, माफ़ी मांगते हैं। अब उस रविशंकर से पूजा पाठ कराना भी बंद कर देता है यशपाल, घर में आना ही बंद कर देता है। लेकिन ये रविशंकर कुछ दिन जाने के बाद वो महेश्वरी को फ़ोन करता है, लेकिन महेश्वरी फ़ोन नहीं उठाता है। काफ़ी दिन चला जाता है, रोज़ फ़ोन करता है लेकिन महेश्वरी फ़ोन नहीं उठाती। एक दिन महेश्वरी और यशपाल का बेटा स्कूल से वापस आ रहा था, 15 साल का बेटा होता है, और रविशंकर से मुलाकात हो जाती है। अभी इस बेटे को कुछ नहीं पता था, वो खुद से उस पंडित से बातचीत करता है। बातचीत जब कर रहा था तब पंडित कहता है तुम अपने माँ को जाके कहना मैं फ़ोन कर रहा हूँ, फ़ोन नहीं उठा रहे, अगर फ़ोन नहीं उठाएगा तो उसके लिए बहुत बुरा होगा। इस तरीके का पंडित जब उस बेटे को कहता है, 15 साल का बेटा था, उसको भी अजीब लगा। पंडित इस तरीके का माँ के बारे में बोल रहे हैं और माँ के मोबाइल में फ़ोन करता है, बातचीत करता है। ये बात वो सीधा स्कूल से सीधा अपने बाप के जो फैक्ट्री होता है वहाँ पे जाते हैं, बिजनेसमैन था, वहाँ जाता है और जाने के बाद अपने पापा को ये सारे, यशवंत को ये सारी बात बताता है। अब ये बात सुनने के बाद यशवंत जो है बहुत गुस्से में भड़क उठता है, अपने बेटे को कहता है बेटा तुम घर जाओ, मैं देखता हूँ क्यों कहा, क्योंकि बेटे के सामने वो ये सब चीज़ बोलना नहीं चाहता था। वो सीधा उस रविशंकर के गांव जाता है और वहाँ के मुखिया से ये शिकायत कर देते जो ऐसा है। अब उस गांव के मुखिया रविशंकर को बुलाते हैं और कुछ लोग और रहता है, उन लोगों के सामने रविशंकर को डांटता है, फटकारता है और वार्न करता है, यानी धमकी दे देता है जो आइंदा तुम उस इलाका में मत जाना, क्योंकि किसी के इज्जत के साथ, घर की इज्जत के साथ, और ख़ास करके तुम पुजारी होकर ऐसा करोगे तो कौम का सोचो, लोग क्या सोचेंगे। जो पुजारी होकर, पंडित होकर ऐसा घिनौना काम करता है, अंजाम देता है। रविशंकर को बहुत बुरा लगता है और यशवंत के ऊपर कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे ये भी लगने लगता है जो हो सकता है महेश्वरी मुझे चाहती हो, लेकिन जो अपने पति के वजह से मुझसे मिलना नहीं चाहती, वो भी शायद तड़प रही है मेरे लिए, क्योंकि मेरे साथ संबंध बना चुकी है वो। अब ये रविशंकर के मन में ये बात बैठ गया और वो इसलिए उस महेश्वरी से बातचीत करना चाहता था, लेकिन बातचीत होना पॉसिबल ही नहीं था, मिल नहीं पा रहा था, फ़ोन नहीं उठा रहा था। तो एक दिन वो सोचता है, इतना ज़्यादा नफरत हो जाती है जब उसके गांव में बदनाम होता है, पंचायत बैठता है और बुजुर्ग लोग उसे फटकारता है, उसे बहुत बुरा लगता है। इस गुस्से में वो ठान लेता है जो यशवंत को वो मार डालेगा। अगर यशवंत का मौत हो जाता है तो महेश्वरी अपने आप उसके पास आ जाएगी और सौंप देगी। यही सोच के वो अपने एक दोस्त से बातचीत करता है। जब बातचीत करता है तो दोस्त भी कहते हैं चलो ठीक है, तो तुम्हारा परेशानी है मैं दूर कर देता हूँ। दोनों मिलके उस गांव में जाता है। जब जा रहा होता है, बाइक से जा रहा होता है, एक व्यक्ति और मिलता है, दोस्त का दोस्त मिल जाता है, उसे भी साथ ले लेता है और उसे कहता है तुम कुछ मत करना, तुम खाली बाइक लेकर सड़क किनारे पे खड़े रहना, हम दोनों जाएंगे, काम करके आ जाएंगे। वो भी दोस्त का दोस्त था तो वो भी मान जाता है, बोले चलो ठीक है। तीनों जाता है। उस गांव में जाने के बाद रात के वक्त जब यशवंत के घर, क्योंकि पुजारी को अच्छे तरह के मालूम था कौन किस कमरे में सोता है, जब जाता है तब देखता है कि यशवंत सो रहा होता है और यशवंत के साथ उसका बेटा सो रहे थे। दोनों जाते हैं। जाने के बाद सबसे पहले तो यशवंत के बेटे को कब्जे में लेकर मारना चाहता था, धारदार हथियार लेके गया था। जब यशवंत का बेटे को मार रहा था, यानी तेजधार हथियार से वार किया, सोया हुआ था, तो उस वक्त जो है वो छटपटा रहा था। पास में ही पिता सो रहे थे। यशवंत छटपटाने की वजह से वो भी जाग जाता है। जैसे ही वो जागता है तो उसके ऊपर भी वार करता है। अब दोनों के ऊपर वार कर रहा था, थोड़ा बहुत आवाज़ भी बाहर आ रही थी। अब दोनों को मार देते, यानी तेजधार हथियार से दोनों के ऊपर वार कर रहे थे, दोनों की मौत हो जाती है। लेकिन थोड़ा बहुत जो आवाज़ आई, घमासान हो रहे थे। पास वाले कमरे में उनका पत्नी थी महेश्वरी, वो जाग जाती है और दरवाज़ा खोल के बाहर आने लगती है। जो देखो तो क्या हो रहा है घर के अंदर। जब तक वो दरवाज़ा खोल के बाहर आ रही थी तो ये दोनों पंडित रविशंकर और उसका दोस्त, दोनों उस काम को अंजाम देने के बाद, यानी बाप बेटे को मौत के घाट उतारने के बाद वो लोग भी दरवाजे से बाहर आ रहे थे। तो अचानक महेश्वरी के नज़र में नज़र मिलती है और दोनों टकरा जाते हैं। अब ये देखने के बाद रविशंकर घबरा जाता है, उसका दोस्त भी घबरा जाता है। उसका दोस्त रविशंकर को कहते हैं अरे भाई इसने तो सब कुछ देख लिया, अभी तो सब कुछ बता देगा, तो हम दोनों का जेल हो जाएगा, हम दोनों को
सजाए मौत भी मिल सकती है। अब ना चाहते हुए भी, जिसके वजह से उसने उस दोनों बाप बेटे को मारा, अब ना चाहते हुए भी रविशंकर आप महेश्वरी के ऊपर भी वार कर देते हैं। जैसे वार करता है तो वो गिर जाती है और उसको घसीटते हैं, उसके कमरे तक ले जाते हैं। ले जाने के बाद उसके ऊपर भी वार करता है, लेकिन वो चीखती है। चीखने की आवाज़ किसी के कान में नहीं जाता है। ये दोनों तीनों को मौत के घाट उतारने के बाद यहाँ से फरार हो जाता है। जब ये पूरा कहानी, पूरा सच्चाई पुलिस वाले को रविशंकर ने बताया, पुलिस भी हैरान हो जाता है। जो एक अवैध संबंध को, जो नाजायज रिश्ता, खास करके पंडित होकर, एक पुजारी होकर, जिसको एक गांव नहीं कई सारे गांव जानते थे, मानते थे, इज्जत देते थे, उस पुजारी ने हवस के चक्कर में 3 लोगों का मौत के घाट उतार दिया। ये पूरी कहानी जब लोगों के सामने आता है, लोग थू-थू करने लगे उस पुजारी का नाम सुनते ही। पुलिस उस रविशंकर के कहने पर ही, रविशंकर को तो हिरासत में ले ही लिया था, फिर उसका दोस्त को भी हिरासत में लिया था। दोस्त का दोस्त जब बाइक लेकर खड़ा था, कहीं ना कहीं उससे भी पता था ये दोनों किस काम के लिए जा रहा है, उसका साथ देने के जुर्म में उससे भी हिरासत में लेता है और तीनों के ऊपर चार्जशीट दाखिल करता है। कोर्ट पेश होती है। कोर्ट पेश करने के बाद ये मामला जो है छानबीन करते करते काफ़ी दिन गुजर गया था और आखिरकार तीनों को जेल हो जाती है। दरअसल ये पूरा घटना जो है छत्तीसगढ़ का भाटपाड़ा जिला का है और जो पुलिस स्टेशन में ये मामला हुआ था, जिस पुलिस स्टेशन के अंदर ये पूरा घटना हुई थी, उस पुलिस स्टेशन का नाम है बिरारी पुलिस स्टेशन। ये था वो पूरा मामला जो 11 अप्रैल 2020 को लोगों के सामने आया था। फिर अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।